हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं नीट की एक प्रीवियस ईयर्स की यूनिट जिसका नाम है नीट को निपटाओ। तो हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है अभी। हमने केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट कर लिया था और ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दैट। आपको डिफरेंस बताना है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के बीच में। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आ जाइए, इसके हिसाब से क्या होगा? रेट हमें पता है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर ऑर्डर होता है। ठीक है जी। फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? के इंटू ए रेज टू पावर 1 और फॉर सेकंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? के इंटू ए रेज टू पावर 2। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट। ठीक है जी, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, ये तो गलत हो गया। अगला, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, द हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नॉट। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की और हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर की। तो हाफ लाइफ किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। एंड फॉर सेकंड ऑर्डर क्या होता है? तो सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 1 बाय ए नॉट के। ठीक है जी। तो ये और ये, अच्छा इनमें से क्या यहाँ पे ए नोट है? नहीं, तो ये ए नोट पे डिपेंड, तो ये ए नोट पे डिपेंड नहीं करती। ये ए नोट के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए टी हाफ यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नोट के। यानी कि क्या कह रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नोट, नहीं करती। एंड हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन ए नोट, तो डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सी और डी को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी कैटलाइज्ड, ऐसा कुछ नहीं है। कैटलाइज सब पे चलता है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। दोनों करती हैं। ये ऊपर वाले का उल्टा लिख रखा है, ए का उल्टा, तो दोनों करती हैं। ये भी गलत हो गया। ठीक है जी, ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर डबल कर दूं तो हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा जीरो ऑर्डर के लिए? तो पहले तो देख लो भाई, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर जीरो ऑर्डर क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू होता है ए नॉट बाय 2k। ठीक है जी, ए नॉट बाय 2k, यानी कि टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के। ए नॉट को क्या किया है? डबल कर दिया है। ए नॉट को क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। इफ ए नॉट को अगर मैं क्या कर दूं? डबल कर दूं, तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए टी हाफ भी क्या हो जाएगा? तो डबल हो जाएगा। तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा बी इज डबल्ड। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड at 10 second and 0.03 mole per liter per second at 20 second after the initiation of the reaction. The half life period of the reaction is, हाफ लाइफ पीरियड पूछा है। ठीक है जी। अच्छा, हमें पता है, हमें क्या दे रखा है? दो टाइम दे रखे हैं और दो टाइम के ऊपर क्या दे रखा है? रेट दे रखा है दोनों टाइम के ऊपर। ठीक है जी। तो T1 जो कि है 10 सेकंड और T2 जो कि है 20 सेकंड पे एट T इज इक्वल टू 20 सेकंड। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट टाइम पे है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा? रेट, यहाँ पे रेट को R1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे रेट को R2 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू के इंटू A2। ठीक है जी।
अच्छा, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 बाय A2। ठीक है जी। अच्छा, A1 बाय A2, R1 बाय R2 की वैल्यू रख लीजिए। R1 और R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो R1 की वैल्यू 0.04 और R2 की वैल्यू कितनी है 0.03, तो 0.04 और 0.03 यही क्या आ गया A1 बाय A2। ठीक है जी। तो ये आ गया 3/4 कुछ कट के, यानी कि A1 बाय A2 क्या आ गया हमारे पास 3/4 आ गया। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, तो बहुत आसान है। अब हमें क्या निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी है, और ऑर्डर दिया हुआ है हमें फर्स्ट। ठीक है जी, ऑर्डर हमें दिया हुआ है फर्स्ट। अच्छा जी, तो आ जाइए, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले के निकालना पड़ेगा, के। तो के हमारे पास क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू लॉग A0 बाय ए, यही होता है। A0 क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल अब क्या लेंगे, A1 को ले लेंगे इनिशियल, भाई 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच वाला टाइम निकालेंगे, तो 10 को ले लेंगे इनिशियल और T2 को ले लेंगे, यानी 20 सेकंड वाले टाइम को ले लेंगे या रेट को ले लेंगे फाइनल। ठीक है जी। तो कुछ हिसाब से हो जाएगा, टाइम कितना है 20 सेकंड या 10 सेकंड, भाई 10 से 20 सेकंड कितना चला टाइम हुआ 10 सेकंड। ठीक है जी। तो 10 सेकंड इज इक्वल टू 2.303 बाय के इंटू लॉग A0 बाय ए कितना है, यानी कि A1 बाय A2, और A1 बाय A2 है 3/4 या 4/3, 3/4 सॉरी 4/3 आएगा। A1 बाय A2 कितना आएगा 4/3। ठीक है जी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4/3। ठीक है जी। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कुछ हमारे पास आ जाएगी 2.303 बाय 10 इंटू लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 3। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.0287, ये क्या आ जाएगा 0.0287, और यूनिट क्या आ जाएगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी कि सेकंड इनवर्स। ठीक है जी। और अगर हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है, हाफ लाइफ, तो वो क्या होती है 0.693 बाय के विच इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0287। ठीक है जी। और इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर कुछ आ जाएगा 24.14 सेकंड आ जाएगा, 24.14 सेकंड, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A reaction is 50% complete in 2 hours and 75% complete in 4 hours. The order of the reaction is। अच्छा जी, 50% यानी कि 0 से 50% में तो कितना लगा 2 hours लगे। ठीक है जी। और 0 से 75 जाने में कितने लगे 4 hours। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है, देखिए 0 से 50 में 2 आवर्स लगे होंगे, और 50 से 75 में भी कितने लगे होंगे 2 आवर्स लगे होंगे, तभी तो टोटल 4 आवर्स हुए। ठीक है जी। यानी कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या थी, जब रिएक्शन 0% कंप्लीट होगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी A0। ठीक है जी। अच्छा, 50% पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बची होगी A0/2 बची होगी, और 75 पे क्या बची होगी A0/4 बची होगी, क्योंकि 75% यानी कि 3A0/4, 3/4 तो रिएक्ट कर गया, 1/4 बचा होगा। अच्छा, सिमिलरिटी हाफ रिएक्ट कर गया, हाफ बचा होगा, तो A0 से A0/2 जाने में तो लगा 2 आवर्स, और A0/2 से A0/4 जाने में भी लगा 2 आवर्स। यानी कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन A0 थी तब भी हाफ होने में लगा 2 आवर्स, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन A0/2 थी जब भी हाफ होने में इसको कितना लगा 2 आवर्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, और इसलिए ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर है हमें पता है फर्स्ट, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ऐसा होता है जिसमें टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ क्या डिपेंड नहीं करती किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। ठीक है जी। तो चलिए इसको मिटाते हैं, चलते हैं आगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
For a reaction, activation energy EA is 0 and the rate constant is 200. Rate constant at 200 Kelvin is this. The rate constant at 400 Kelvin will be. तो जब भी दो टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट पूछा हो, दो टेम्परेचर दिए हो एक साथ, तो हम हमेशा अरेनियस का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं? हम लगाते हैं log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम सभी को पता है क्या 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 है। K2 K1 दोनों रेट कांस्टेंट, सेकंड टेम्परेचर पे, फर्स्ट टेम्परेचर पे। EA क्या है? EA है एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T1 फर्स्ट टेम्परेचर एंड T2 फर्स्ट सेकंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे T1 तो दिया है 200 केल्विन और उस के कॉरस्पॉन्डिंग K1 हमें दिया है और T2 हमें दिया है 400 केल्विन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग K हमें क्या है? K2 हमें क्या करना है? निकालना है। तो ये बड़ा वाला K है, आपको ध्यान रखना है, केल्विन है, ये केल्विन वाला K है। ठीक है, और ये रेट कांस्टेंट वाला K लिख रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो कितना दिया है हमें? 200 पे 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 यूनिट सेकंड इनवर्स। यूनिट सेकंड इनवर्स क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, वैसे भी दी हुई भी है यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, 400 केल्विन पे क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट पूछा है। अच्छा जी, रेट कांस्टेंट पूछा है 400 केल्विन पे। तो सबसे शॉर्ट तरीका तो इसका ये है कि अगर EA 0 है, अच्छा हाँ ये डेटा भी दिया है, EA कितनी दी है? तो एक्टिवेशन एनर्जी 0 दी है। EA 0 है तो यानी कि क्या है? अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो यानी कि K टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होता। ये बात तो आप रट सकते हैं, ये बात आप याद कर सकते हैं, या चलिए तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? log K2/K1, तो log K2 तो हमें नहीं पता, K1 हमें पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू EA 0/2.303 R into 1/T1 that is 200 minus 1/T2 that is 400 and it is 0 so whole will be 0 and 0 so log K2 by 1.6 into 10 raised to power 6 is equal to 0। ठीक है जी, ये कुछ हो जाएगा 0 एंड अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर दोनों तरफ सॉल्व करेंगे एंटी लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये तो आ जाएगा जब 10 रेज़ टू पावर में लेंगे तो K2 बाय, या मैं कहूँ कि एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? K2 बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। और इधर जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? 10 की पावर में, तो इसको 10 की पावर में चढ़ा दो, 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो K2 भी हमारा क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 0 होता है 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही, तो यानी कि K2 भी सेम ही आ जाएगा जो K1 है। तो आंसर देख लीजिए, जो भी K1 जैसा है वो ये आंसर है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 सेकंड इनवर्स, आंसर इज बी। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले इसको मिटाते हैं फिर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। तो हमें पता है कि ये होता है कुछ डायग्राम, रिएक्टेंट वर्सेस प्रोडक्ट, ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। यहाँ पे होते हैं क्या? तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये क्या होती है? ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे होता है रिएक्टेंट, यहाँ पे होता है प्रोडक्ट, और जैसे ही हम क्या डालते हैं? कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट इसको क्या करता है? एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवा देता है, और अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करने से क्या होती है? तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो पहले क्या थी? EA थी, अब वो EA घट के कुछ इतनी ही रह जाती है। ठीक है जी। तो यानी कि क्या ऑल्टर होता है? सिर्फ EA चेंज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आंसर इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंथैल्पी नहीं है, एंट्रोपी भी नहीं है, इंटरनल एनर्जी भी नहीं है, तो आंसर है बी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपके पास आंसर आ गया बी इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आ जाओ भाई आ जाओ, बहुत आसान है। क्या करना है? तो अरेनियस इक्वेशन को लेना है, दैट इज K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। अगर इसका लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? या नेचुरल लॉग ले लें तो ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT। ठीक है जी। अच्छा, और ये हो गया हमारे पास
लॉग वाली फॉर्म, और ऑप्शन किस में, एल एन में दे रखे हैं तो एल एन में ही रखेंगे इसको, ठीक है जी। तो ऑप्शन हमारे एल एन में दे रखे हैं तो एल एन में ही रखेंगे। अच्छा जी, हमें क्या प्लॉट करना है, हमें ई ए को स्लोप लेके आना है। अच्छा, तो क्या प्लॉट करना पड़ेगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कैसे, ये है y इज इक्वल टू, ये है mx और ये है c, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आ जाइए प्लॉट कर लीजिए। क्या क्या प्लॉट करेंगे, एल एन के वर्सेज 1/t को प्लॉट कर लेंगे। तो एल एन के तो यहाँ आ जाएगा और 1/t आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वेशन पूछा क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, स्लोप कैसा है, माइनस ई ए वाई आर, नेगेटिव स्लोप है, यानी कि कुछ इस तरह से। ये हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है एल एन ए, इंटरसेप्ट एट वाई एक्सिस दैट इज सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एन ए है, और स्लोप क्या हो जाएगा एम, ये हो गया माइनस ई ए बाय आर। तो कुछ इस तरह से, यानी कि कौन से किस किस के विदा किस किस में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ई ए आएगी एज ए स्लोप, तो 1/t और एल एन के में आंसर देख लीजिए, एल एन के और 1/t जो भी कह रहा हो वही आंसर है। तो इसमें आंसर है आपका ए, ठीक है जी। आंसर है आपका कौन सा, तो आंसर है आपका ए। चलिए इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, what is the activation energy for a reaction of if its rate doubles when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि रेट डबल हो जाता है जब 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन जाती है। तो आइए, T1 कितना दे रखा है, 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 283 केल्विन, सॉरी 293 केल्विन। अच्छा, इसके अलावा T2 दे रखा है हमें, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 308 केल्विन, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या दे रखा है कि जो T1 पे रेट है यानी कि R1 वो क्या है, और जो T2 पे रेट है R2 वो क्या है, तो R2 डबल है T1 के टाइम के रेट का, यानी कि R2 इज इक्वल टू 2R1, यानी कि डबल हो जाता है रेट, ठीक है जी। रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 20 डिग्री पे जितना था 35 डिग्री पे कितना हो जाता है, उससे डबल हो जाता है। यानी कि अगर 20 डिग्री पे R1 था तो 35 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 2R1, ठीक है जी, 2 टाइम्स ऑफ R1, जिसको मैंने R2 नाम दे दिया है। अच्छा, ये आप 2R1 भी लिख सकते हो, या मैं R2 को क्या लिख लूँ, R2 को लिख लेता हूँ 2R1, ठीक है जी। और यहाँ पे रेट है R1, ठीक है जी, यहाँ पे तो R1 चल ही रहा है। अच्छा, R1 के कोरस्पॉन्डिंग अब हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू पावर ऑफ देयर ऑर्डर। तो अगर रेट बढ़ा है, ये रहा है कांस्टेंट, ऑब्वियसली K बड़ा होगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर रेट डबल हुआ है तो एज वेल एज क्या डबल हुआ होगा, तो रेट कांस्टेंट भी डबल हुआ होगा, यानी कि K2 जो रहा होगा वो भी किसके इक्वल होगा, रहा होगा 2K1 के इक्वल, 2K1 के इक्वल रहा होगा। चलिए अरेनियस इक्वेशन लगा लेते हैं। तो ये आ गई log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R इंटू 1 बाय T1 कितना है, 1 बाय, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 बाय T2, फिर वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। log K2 कितना है, 2K1, और नीचे K1, K1 से K1 कट गया, ठीक है जी। ये पता नहीं कितनी है, निकालनी है, 2.303, R है 8.314 जूल पर केल्विन का पर मोल। इसके बाद टेम्परेचर है 1 बाय T1 कितना है, तो 293 माइनस 1 बाय 308, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से E क्या आ जाएगा, log 2 होता है 0.3, तो E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3 इंटू 2.303 इंटू 8.314, और इसके अलावा इंटू जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15 बाय 293 इंटू 308, 293। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखिए एलसीएम तो ले लेंगे 293 इंटू 308, और ऊपर आ जाएगा 308 माइनस 293, तो दिट इज इक्वल टू 15 बाय 293 इंटू 308, ठीक है जी। अच्छा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो 15 तो नीचे रह जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
293 इंटू 308 चला जाएगा ऊपर, ठीक है जी। और इसके डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से ई ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा कुछ 34673। ये सॉल्व करने पे आएगा 34673 जूल पर मोल। और जब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करें, जब हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 34.673। और यही है हमारा ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये है ए हमारे पास, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, अच्छा पहले इसको मिटा लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी है। अच्छा इसके अलावा क्या दिया है, तो ये कहा है कि 10 डिग्री राइज से रेट डबल हो जाता है। 10 डिग्री राइज से क्या हो जाता है, रेट डबल हो जाता है, डबल, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा क्या दिया है, तो अगर इंक्रीज कर दे 10 से 100 यानी 10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा। आ जाइए देख लेते हैं। 10 से 20 जब किया, ठीक है जी, 10 पे था मान लीजिए R, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2R, ठीक है जी। अच्छा 20 से जब 30 कर देंगे तो इसका डबल, और 2R का डबल होता है 4R, ठीक है जी, 4 टाइम्स हो गया। यानी कि हर 10 डिग्री राइज के साथ 2⁻1 इंक्रीज हो जाता है। देखिए यहाँ से R से 2R हो गया 2⁻1। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना 2⁻2, यानी कि जितनी बार 10 डिग्री में बढ़ाऊंगा उतनी बार कितना क्या हो जाएगा 2⁻, उतना ही टाइम। यानी कि अगर जैसे कि एक बार 10 डिग्री बढ़ाया 2⁻1, अगर 2 बार 10 डिग्री बढ़ाया यानी 20 डिग्री बढ़ाया तो 10⁻2। तो यानी कि जितना भी बढ़ाऊंगा उस हिसाब से चलेगा। तो अगर मैं 90 डिग्री इंक्रीज कर दूं यानी कि 10 से 100 तक, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा 2⁻9। भाई अगर मैं 10 से 100 तक जाऊं तो कितना 90 डिग्री इंक्रीज है ना इसमें, 90 डिग्री। और हर 10 डिग्री पे क्या 2⁻1 इंक्रीज होता है, ठीक है जी। जैसे 10 से 2⁻1, 20 से 2⁻2, 30 से 10⁻3, ऐसे ही चलेंगे आगे। तो 90 से 10⁻9 सॉरी 2⁻9, और 2⁻9 का मतलब क्या होता है, तो 2⁻9 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 512 टाइम्स। तो 512 टाइम्स हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है हमारे पास, तो ऑप्शन हमारे पास इसका है बी। तो ये आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, आंसर आ गया हमारे पास बी, ठीक है जी। इसको मिटाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ केमिकल रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाय। तो ये तो हमने देख ही रखा है, ये फॉर्मूला तो हमें आता ही है। ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय R। अगर ln की जगह लॉग लेते तो यहाँ 2.303 लग जाता, बस और कोई अंतर नहीं आता। और 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है जी। तो एक तो ये ऑप्शन है। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस EA बाय R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से देखिए, एक तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ये ln K2 बाय K1, ठीक है जी। तो ये तो क्या है, ये तो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल। और इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों करेक्ट हैं, ध्यान रखिए। बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। इसके अलावा देखिए ए में क्या गड़बड़ है, ए तो ए में अंदर T1 बाई T2 है, बाहर माइनस है, गलत हो गया। बाहर माइनस होगा अंदर क्या आएगा, T2 बाई T1 आएगा। अच्छा सिमिलरली सी में क्या गलती है, तो सी में K2 बाई K1 ठीक है, माइनस भी ठीक है, पर T2 और 1/T2 और 1/T1 के बीच में प्लस का साइन है, जो कि क्या आएगा, माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से, चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है 2NO+ Cl2
टू, ये हमारे पास रिएक्शन दी है। इसके अलावा रेट पूछा है, अच्छा रेट दिया है, तो रेट हमारे पास दिया है क्या, K इंटू NO का स्क्वायर इंटू Cl2, यानी कि NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 2 और Cl2 के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर 1, ठीक है जी। अच्छा पूछा है कि इनमें से किस चीज से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, तो पहला पूछा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करने से विद एवरी 10 डिग्री राइज क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, यानी कि इंक्रीज होगा, सही बात है। अच्छा जी, NO की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से, NO की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, यानी कि NO की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा रेट, ठीक है जी, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, Cl2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से, तो Cl2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से भी रेट इंक्रीज होगा, यानी कि तीनों के तीनों ये ऑप्शन सही है। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज डूइंग ऑल ऑफ दीज, दैट इज डूइंग ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। तो ये तीनों ही हमारे पास ऑप्शन आ गए, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, an increase in concentration of the reactant of a reaction lead to change in, अगर concentration of reactant इंक्रीज कर दी जाए, concentration of reactant इंक्रीज कर दी जाए, इंक्रीज तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, ये पूछा है, ऑप्शन दिए हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी कंसंट्रेशन से कतई रिलेटेड नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। अच्छा जी, इसके अलावा हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन ये क्या होती है, आ जाओ देख लो भाई। ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये भी चेंज नहीं होती हमारे पास। अच्छा ये कौन सा, वही है हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वाला डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी वाला डायग्राम, ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ हमें पता था, यहाँ से यहाँ तक यानी कि पूरी यहाँ से यहाँ